हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो मैंने पिछले हफ्ते में आपको पढ़ाया है, आपको बताया है। उन प्रश्नों को आज हम रिवाइज करेंगे। कहा जाता है कि यदि आप किसी प्रश्न को या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं और यदि आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और यदि महीने में एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग पिछले हफ्ते के सभी प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। ये जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ ये भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रणव भारती ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का संपादन किया है। प्रणव भारती ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का संपादन किया है प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी जी ने। प्रोफेसर सुभद्रा चौधरी जी ने प्रणव भारती ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का संपादन किया है। दूसरा प्रश्न है, नी ध नी सा स्वरावली का प्रयोग होता है। इसमें जो पहला निषाद है अवरोहात्मक निषाद, ये कोमल है और आरोहात्मक निषाद शुद्ध है। ठीक है, तो अवरोह में जो निषाद स्वर है वो कोमल प्रयोग हो रहा है, जैसे कि नी ध, ये अवरोहात्मक क्रम है और नी सा जो है ये आरोहात्मक क्रम है। तो अवरोह में कोमल निषाद और आरोह में शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग हो रहा है। तो नी ध नी सा स्वरावली का प्रयोग होता है मियाँ मल्हार राग में। राग मियाँ मल्हार जिसके रचयिता मियाँ तानसेन जी हैं, इन्होंने ही मियाँ मल्हार राग की रचना की है और इसमें नी ध नी सा स्वरावली का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, 20 प्रकार के गमकों का उल्लेख है। 20 प्रकार के गमकों का उल्लेख है संगीत पारिजात ग्रंथ में। अहोबल जी के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत पारिजात ग्रंथ में 20 प्रकार के गमकों का उल्लेख है। चौथा प्रश्न है, ग म रे सा स्वर संगति का प्रयोग होता है। इसमें गंधार स्वर कोमल लग रहा है, तो ग म रे सा स्वर संगति का प्रयोग होता है दरबारी राग में। राग दरबारी में ग म रे सा स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भातखंडे जी ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है। भातखंडे जी ने 10 थाटों को व्यवस्थित किया है वेंकटमुखी जी के 72 मेलों के आधार पर। वेंकटमुखी जी ने जैसे दक्षिण भारतीय संगीत कर्नाटक संगीत में 72 मेलों की रचना की है, वैसे ही भातखंडे जी ने 10 थाटों की रचना की है। तो इन्होंने वेंकटमुखी जी के 72 मेलों के आधार पर ही 10 थाटों की रचना की थी भातखंडे जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, षड्ज ग्राम में पंचम से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है। षड्ज ग्राम में पंचम स्वर से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है शुद्ध षाड्जी मूर्छना। शुद्ध षाड्जी मूर्छना जो है ये षड्ज ग्राम में पंचम स्वर से प्रारंभ होने वाली मूर्छना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। राग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है बृहदेशी ग्रंथ में। बृहदेशी ग्रंथ में राग शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, नाद के कितने प्रमुख लक्षण हैं। नाद के प्रमुख लक्षण हैं 3, तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। ठीक है, तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण, ये नाद के 3 प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है वह है। उत्तर भारत में वर्षा ऋतु का गीत जो ठुमरी शैली में गाया जाता है वह है कजरी। कजरी जो है ये उत्तर भारतीय गायन शैली है जो ठुमरी शैली में गाया जाता है। कजरी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पलुष्कर ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है।
पलुष्कर जी के ताल पद्धति में खाली का चिन्ह है प्लस, प्लस के द्वारा खाली के चिन्ह को और मात्रा संख्याओं के द्वारा ताली के चिन्ह को दर्शाया जाता है पलुष्कर ताल पद्धति में। और भातखंडे जी के ताल पद्धति में क्रॉस के द्वारा सम के चिन्ह को और खाली के चिन्ह को जीरो के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है तराने के आविष्कारक हैं। तराने के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, इन्होंने ही तराने का आविष्कार किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है पूर्वी अंग की ठुमरी है। पूर्वी अंग की ठुमरी है बनारस और लखनऊ की। बनारस की ठुमरी भी पूर्वी अंग की ठुमरी कहलाती है और लखनऊ की ठुमरी भी पूर्वी अंग की ठुमरी कहलाती है। यदि विकल्प में इन दोनों में से दोनों का विकल्प दे दें तो जो पहले देगा आप उस पर ही टिक करेंगे। यदि बनारस पहले देता है तो बनारस पर टिक करिए और यदि लखनऊ पहले देता है तो लखनऊ पर टिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्फुरित गमक किसके समान है। स्फुरित गमक समान है गिटकरी के। गिटकरी के समान है स्फुरित गमक। इसके बाद अगला प्रश्न है झूमरा ताल में विलंबित ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध घराना है। झूमरा ताल में विलंबित ख्याल यानी कि बड़ा ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध घराना है इंदौर घराना। इंदौर जो घराना है ये झूमरा ताल में विलंबित ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध घराना है। इसके बाद अगला प्रश्न है बिलावल को शुद्ध थाट के रूप में बताया गया है। बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में बताया गया है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1813 ईस्वी में मोहम्मद रजा जी के द्वारा। 19वीं शताब्दी के पूर्व में 1813 ईस्वी में मोहम्मद रजा जी के द्वारा बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में बताया गया है। मोहम्मद रजा जी ने किस ग्रंथ की रचना की है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है वेंकटमुखी जी के द्वारा बनाए गए 4 दंडों या स्तंभों का नाम है। वेंकटमुखी जी ने 4 दंडियों या दंडों या स्तंभों का निर्माण किया है, बताया है। तो इन दंडों स्तंभों का नाम है आलाप, ठाय, गीत, प्रबंध। आलाप, ठाय, गीत, प्रबंध ये वेंकटमुखी जी के 4 स्तंभ हैं जिनको इन्होंने बताया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग के 3 भेदों को बताया गया है। राग के 3 भेदों को बताया गया है संगीत मकरंद ग्रंथ में। संगीत मकरंद ग्रंथ में राग के 3 भेदों को बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथों में राग के भेद बताए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में रागों के भेद बताए गए हैं 3, जो है शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग। शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग ये 3 तरह के राग भेदों को बताया गया है प्राचीन ग्रंथों में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। ओंकारनाथ ठाकुर जी प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं। राग आसावरी का स्वर समूह है। राग आसावरी का स्वर समूह है रेमा प नी ध प। आसावरी थाट में ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें भी निषाद और धैवत स्वर को कोमल किया गया है क्योंकि राग आसावरी जो है थाट आसावरी का आश्रय राग है, ठीक है। तो आश्रय राग आसावरी का स्वर समूह है रेमा प नी ध प। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रमाण श्रुति की अवधारणा किसने की है। प्रमाण श्रुति की अवधारणा की है भरत जी ने। प्रमाण श्रुति की अवधारणा को भरत जी ने बताया है। अगला प्रश्न है राग एवं तालबद्ध स्वर रचना कहलाती है। राग एवं ताल में बंधी हुई स्वर रचना कहलाती है सरगम गीत, और सरगम गीत को स्वर मालिका भी कहते हैं। तो राग और ताल में निबद्ध स्वर रचना कहलाती है सरगम गीत या स्वर मालिका।
इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी सम्मानित हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी सम्मानित हैं पद्मश्री से। पद्मश्री पुरस्कार से 1955 में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल के विभाग हैं। पंचम सवारी ताल जो 15 मात्रा की ताल है, इसमें 4 विभाग होते हैं और पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा, तीसरे विभाग में 4 मात्रा, चौथे विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो पंचम सवारी ताल जो 15 मात्रा की ताल है, इसमें 3, 4, 4, 4 के 4 विभाग होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामामात्य जी ने नाद भेदों की संख्या बताई है। रामामात्य जी ने नाद भेदों की संख्या बताई है 3 नाद भेदों को बताया है, जो है मंद्र, मध्य, तार। मंद्र, मध्य और तार, इन 3 नाद भेदों को रामामात्य जी ने बताया है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। सोमनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है राग विबोध ग्रंथ। राग विबोध ग्रंथ के रचयिता हैं सोमनाथ जी। अगला प्रश्न है, पूर्वी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। पूर्वी थाट जिसमें रेधा कोमल म तीव्र स्वर का प्रयोग होता है, तो इस थाट के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का मेल है कामवर्धिनी मेल। कामवर्धिनी मेल जो है ये पूर्वी थाट के समान है। उत्तर भारतीय पूर्वी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है कामवर्धिनी मेल। कामवर्धिनी मेल कितने क्रमांक का मेल है, इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्थूल रूप से अलंकार के कितने प्रकार हैं। स्थूल रूप से अलंकार के प्रकार हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार स्थूल रूप से अलंकारों के प्रकार हैं, जो है सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और मेरुखंड के अलंकार। सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और मेरुखंड के अलंकार, ये स्थूल रूप से 4 प्रकार के अलंकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय आएगी। तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय आएगी 12 सही 4/5 मात्रा में। 12 सही 4/5 मात्रा में तिलवाड़ा ताल की कुआड़ की लय आएगी। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय प्रारंभ होगी। तो तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय प्रारंभ होगी 3 सही 1/5 मात्रा के पश्चात। 3 सही 1/5 मात्रा के पश्चात से प्रारंभ होगी और एक आवर्तन में पूर्ण हो जाएगी तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है। संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है अध्याय की। अध्याय की संज्ञा दी गई है संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को। अगला प्रश्न है, प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है। प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है तंत्री की। तंत्री की संज्ञा दी गई है प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को। ठीक है। और संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को अध्याय की ही संज्ञा दी गई है, यानी कि अध्यायों को अध्याय के नाम से ही पुकारा गया है संगीतांजलि ग्रंथ में, और प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को तंत्री के नाम से पुकारा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोरी मियाँ प्रसिद्ध गायक थे। शोरी मियाँ जिनका पूरा नाम है गुलाम नबी शोरी, ये प्रसिद्ध गायक थे टप्पा के। टप्पा गायन शैली के प्रसिद्ध गायक थे और निर्माणकर्ता थे शोरी मियाँ जी। अगला प्रश्न है, प्रणव रंग उपनाम है। प्रणव रंग उपनाम है ओंकारनाथ ठाकुर जी का। ओंकारनाथ ठाकुर जी का उपनाम है प्रणव रंग। इसके बाद अगला प्रश्न है, सदारंग का वास्तविक नाम है। सदारंग जी का वास्तविक नाम है नियामत खां। नियामत खां इनका असली नाम है सदारंग जी का। अगला प्रश्न है, सदारंग और अदारंग थे। सदारंग और अदारंग जी थे ख्याल गायक। सदारंग और अदारंग ये दोनों लोग भाई थे और ये ख्याल गायक थे।
सदारंग जी का वास्तविक नाम है नियामत खां और अदारंग जी का वास्तविक नाम है फिरोज खां। तानसेन जी के माता पिता का नाम है। मियाँ तानसेन जी जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, इनकी माता का नाम है मलका देवी और पिताजी का नाम है मकरंद पांडे। तानसेन जी की माता जी का नाम है मलका देवी और पिताजी का नाम है मकरंद पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है रसूलन बाई जी थी। रसूलन बाई थी ठुमरी गायिका। ठुमरी गायिका थी रसूलन बाई जी। इसके बाद अगला प्रश्न है राजा सम्मोहन सिंह जी किस बानी के कलावंत हैं। राजा सम्मोहन सिंह जी कलावंत हैं खंडहार बानी के। खंडहार बानी के कलावंत हैं राजा सम्मोहन सिंह जी। अगला प्रश्न है तानसेन जी किस बानी के कलावंत हैं। तानसेन जी कलावंत हैं गोबरहार बानी के। गोबरहार बानी के कलावंत हैं मियाँ तानसेन जी। इसके बाद अगला प्रश्न है डागुर बानी के कलावंत हैं। डागुर बानी के कलावंत हैं ब्रजचंद्र जी। ब्रजचंद्र जी डागुर बानी के कलावंत हैं। अगला प्रश्न है गोबरहार बानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। गोबरहार बानी को जाना जाता है गोरारी बानी या गौहार बानी के नाम से। ठीक है, गोरारी बानी या गौहार बानी के नाम से जाना जाता है गोबरहार बानी को। गोबरहार बानी के कलावंत कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक जातियों के मिश्रण से बने जाति को कहते हैं। दो या दो से अधिक जातियों के मिश्रण से बने जाति को कहते हैं विकृत जाति या संसर्गजा जाति। विकृत जाति कहते हैं या संसर्गजा जाति कहते हैं दो या दो से अधिक जातियों के मिश्रण से बने जाति को। अगला प्रश्न है राग अहिर भैरव में निषाद स्वर है। राग अहिर भैरव में निषाद स्वर है कोमल निषाद। कोमल निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है राग अहिर भैरव में। इसके बाद अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत के सातों स्वरों के नाम हैं। पाश्चात्य संगीत के वेस्टर्न म्यूजिक के 7 नोट्स के नाम हैं टॉनिक नोट, सुपर टॉनिक नोट, मीडियंट नोट, सब डोमिनेंट नोट, डोमिनेंट नोट, सब मीडियंट नोट और लीडिंग नोट। टॉनिक नोट, सुपर टॉनिक नोट, मीडियंट नोट, सब डोमिनेंट नोट, डोमिनेंट नोट, सब मीडियंट नोट और लीडिंग नोट, ये 7 स्वरों के नाम हैं पाश्चात्य संगीत के। इसके बाद अगला प्रश्न है चतुरंग के 4 अंगों के नाम हैं। चतुरंग में 4 अंग होते हैं जिनके नाम हैं पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर। चतुरंग के 4 अंगों के नाम हैं पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर। ये 4 अंग प्रयोग किए जाते हैं चतुरंग में। इसके बाद अगला प्रश्न है ध्रुपद के बाद गाए जाने वाली गायन शैली है। ध्रुपद के बाद गाए जाने वाली गायन शैली है धमार। धमार गायन शैली को ध्रुपद गायन शैली के बाद गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वर मेल कलानिधि के लेखक हैं। स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक हैं रामामात्य जी। रामामात्य जी ने 1550 ईस्वी 16वीं शताब्दी में स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ को लिखा था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत के 10 मुख्य थाटों को कितने थाटों में से मुख्य माना गया है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 मुख्य थाट हैं जिसको 32 थाटों में से मुख्य माना गया है। 32 थाटों में से 10 थाटों को मुख्य माना गया है हिंदुस्तानी संगीत में, और दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेलों में से 19 मेलों को ही मुख्य माना गया है, उपयोगी माना गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है 2 अर्थों में संगीत के अलंकारों का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। 2 अर्थों में संगीत के अलंकारों का उल्लेख हुआ है संगीत रत्नाकर की स्वराध्याय के अंतर्गत। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के स्वरा अध्याय के अंतर्गत 2 अर्थों में संगीत के अलंकारों का उल्लेख किया गया है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होते हैं? संगीत में अलंकार प्रयोग होते हैं 2 अर्थों में, जो है शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दार्थ अलंकार और अर्थार्थ अलंकार भी कहते हैं इसको, पर आप शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो संगीत में अलंकार को 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है, जो है शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न है, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है? रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है नारायण मोरेश्वर खरे जी ने। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, प्रसारिणी नाम है? प्रसारिणी नाम है 11वीं श्रुति का। 22 श्रुतियों में से 11वीं श्रुति का नाम है प्रसारिणी श्रुति। इसके बाद अगला प्रश्न है, सादरा के साथ ताल बजाया जाता है? सादरा गायन शैली के साथ ताल बजाया जाता है झप ताल। झप ताल का जो वादन किया जाता है ये सादरा गायन शैली के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल है? तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल है बड़ा ख्याल के साथ। बड़े ख्याल के साथ तिलवाड़ा ताल का वादन किया जाता है और ये इसके साथ ही अनुकूल माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ललन पिया उपनाम है? ललन पिया उपनाम है गुलाम मुस्तफ़ा खां जी का। गुलाम मुस्तफ़ा खां जी का उपनाम है ललन पिया। अगला प्रश्न है, ललन पिया संबंधित हैं? यानी कि गुलाम मुस्तफ़ा खां जी जिनका उपनाम है ललन पिया, ये संबंधित हैं ठुमरी से। ठुमरी गायन शैली से संबंधित हैं ललन पिया या गुलाम मुस्तफ़ा खां जी। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायिका रसूलन बाई जी का घराना है? ठुमरी गायिका रसूलन बाई जी का घराना है बनारस घराना। बनारस घराने की ठुमरी गायिका है रसूलन बाई जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्री चंद्र राजपूत जी किस बानी के कलावंत थे? श्री चंद्र राजपूत जी कलावंत थे नौहार बानी के। नौहार बानी के कलावंत थे श्री चंद्र राजपूत जी। अगला प्रश्न है, षडज ग्राम की कितनी मूर्छना है? षडज ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या है 7। 7 मूर्छनाएं होती हैं षडज ग्राम में। अगला प्रश्न है, राग मियाँ मल्हार का थाट है? राग मियाँ मल्हार का थाट है काफी थाट। काफी थाट का राग है मियाँ मल्हार राग। काफी थाट में कौन कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, काफी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है? काफी थाट के समान दक्षिण भारतीय संगीत का मेल है खरहर प्रिया मेल। खरहर प्रिया जो मेल है ये दक्षिण भारतीय मेल है काफी थाट के समान। इसके बाद अगला प्रश्न है, मियाँ मल्हार राग में किन किन अंगों का समावेश है? राग मियाँ मल्हार में समावेश होता है सारंग अंग, मल्हार अंग और कान्हड़ा अंग का। सारंग अंग, मल्हार अंग और कान्हड़ा अंग, इन 3 अंगों का समावेश होता है राग मियाँ मल्हार में। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सर्वप्रथम संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है? प्राचीन काल में सबसे पहले संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि जी हैं और नाट्यशास्त्र ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। तो इस वेद में ही प्राचीन काल में सबसे पहले संगीत शास्त्र का व्यवस्थित रीति से लिखित विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है? मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है 16वीं श्रुति संदीपनी पर। ठीक है, 16वीं श्रुति जिसका नाम है संदीपनी श्रुति, इस पर ही मध्यम ग्राम का पंचम स्वर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में स्वर होते हैं? एक सप्तक में स्वर होते हैं 7 स्वर।
केवल स्वर पूछा है, कुल स्वर नहीं पूछा है। तो यहाँ मुख्य स्वरों की बात की जा रही है, जो है षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो इन 7 स्वरों के बारे में ही पूछा है। तो एक सप्तक में मुख्य स्वरों की संख्या है 7, और यदि कुल स्वर पूछे तो कुल स्वरों की संख्या है 12। अगला प्रश्न है, पलुष्कर जी का जन्म हुआ था। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का जन्म हुआ था 18 अगस्त 1872 कुरुंदवाड़ में। कुरुंदवाड़ रियासत के बेलग्राम में पलुष्कर जी का जन्म 18 अगस्त 1872 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पलुष्कर जी का निधन हुआ था। विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का निधन हुआ था 21 अगस्त 1931 में। 21 अगस्त 1931 मिरज में पलुष्कर जी का निधन हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूल ताल की मात्रा है। सूल ताल जो है ये 10 मात्रा की ताल है, सूल ताल। अगला प्रश्न है, कौस अंग का स्वर है। कौस अंग का स्वर है ग म ग सा। इसमें गंधार स्वर कोमल लग रहा है, तो ग म ग सा ये जो स्वर समुदाय है ये कौस अंग का मुख्य स्वर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, औडव संपूर्ण जाति का राग है। औडव संपूर्ण जाति का राग है केदार राग। राग केदार जो है ये औडव संपूर्ण, यानी कि इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसको औडव संपूर्ण के जाति के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है 7 अध्याय हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ में, इसलिए इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय स्वर है। तीव्र मध्यम स्वर जो उत्तर भारत का स्वर है, इसके समान कर्नाटक संगीत का, दक्षिण भारतीय संगीत का स्वर है प्रति मध्यम स्वर। तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का स्वर है प्रति मध्यम स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूप का लाप शब्द संबंधित है। रूप का लाप शब्द संबंधित है आलाप से। आलाप से संबंधित है रूप का लाप शब्द। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल की मात्रा है। पंचम सवारी ताल की मात्रा है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर स्थित है। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार धैवत स्वर स्थित है 20वीं श्रुति पर। 20वीं श्रुति पर धैवत स्वर स्थित है प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार। अगला प्रश्न है, ग्राम क्या है। ग्राम है एक प्राचीन स्वर व्यवस्था। प्राचीन स्वर व्यवस्था है ग्राम। ठीक है। अगला प्रश्न है, सप्तसुलादी तालों में तालों की संख्या है। सप्तसुलादी तालों में तालों की संख्या है 35। 35 तालों को ही सप्तसुलादी ताल कहते हैं, जो दक्षिण भारतीय ताल पद्धति होता है। ठीक है। दक्षिण भारतीय संगीत में 7 मुख्य ताल हैं, ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अठ, एक, और इनकी 5-5 जातियां हैं, चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। तो 7 × 5 = 35। 7 तालों की 5 जातियां 35 तालें हो जाएंगी। तो सप्तसुलादी तालों में इन्हीं 35 तालों को माना गया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तानसेन जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री का नाम है। मियाँ तानसेन जी के 4 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिनका नाम है शरत सेन, सूरत सेन, तरंग सेन, विलास खां और सरस्वती। पुत्री का नाम है सरस्वती और 4 पुत्रों का नाम है शरत सेन, सूरत सेन, तरंग सेन और विलास खां। इसके बाद अगला प्रश्न है, तुम्बा और डांड के जोड़ने का स्थान कहलाता है। तुम्बा और डांड के जोड़ने का स्थान कहलाता है गुल। गुल कहलाता है तुम्बा और डांड के जोड़ने का स्थान। अगला प्रश्न है, मियाँ तानसेन जी का घराना है। मियाँ तानसेन जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने से संबंधित है मियाँ तानसेन जी। अगला प्रश्न है, किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है।
संगीत उत्पन्न हुआ है सामवेद से। सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है और ऋग्वेद में भी संगीत की ऋचाएं मिलती हैं। नाट्यशास्त्र ग्रंथ को संगीत का मुख्य ग्रंथ माना गया है, पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, पर जो सबसे पहले संगीत की उत्पत्ति मानी गई है वो है सामवेद। ठीक है, सामवेद से ही संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। अगला प्रश्न है, किस जाति के राग 5 स्वरों में गाए जाते हैं? औड़व जाति के रागों को 5 स्वरों में गाया जाता है। औड़व जाति में 5 स्वर लगते हैं और इसको 5 स्वरों के रागों में गाया जाता है, यानी कि जो राग 5 स्वरों के होते हैं उनको औड़व जाति के अंतर्गत रखा गया है। 6 स्वरों वाले जाति के रागों को षाड़व जाति के अंतर्गत रखा गया है और 7 स्वरों वाले जाति के राग को संपूर्ण जाति के रागों के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है। आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है 320। 320 आंदोलन संख्या है शुद्ध मध्यम स्वर की आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार। अगला प्रश्न है, 3 ताल प्रयुक्त होता है। 3 ताल जो 16 मात्रा की ताल है ये प्रयुक्त होता है छोटे ख्याल के साथ। बड़े ख्याल के साथ भी प्रयोग किया जाता है, पर छोटे ख्याल के साथ ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, इसलिए छोटे ख्याल को ही प्रमुख माना गया है 3 ताल प्रयुक्त तालों में से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, वीणा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ थे। वीणा के तार की लंबाई पर 12 स्वरों के स्थान को निश्चित करने वाले प्रथम संगीतज्ञ थे अहोबल जी। अहोबल जी ने वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना की थी और सबसे पहले की थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत है। संगीत है ललित कला। 5 ललित कलाएं हैं जिसमें से एक संगीत कला भी ललित कला है। तो ये 5 ललित कलाएं कौन कौन सी हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों को बनाने के लिए कितने स्वरों का प्रयोग किया है? वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों की रचना की है, तो इन्होंने 12 स्वरों का प्रयोग किया है 72 मेलों को बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक था। प्राचीन काल में शुद्ध स्वर सप्तक था षडज ग्राम। षडज ग्राम को शुद्ध सप्तक माना गया है प्राचीन काल के अनुसार। अगला प्रश्न है, दक्षिण संगीत पद्धति का षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद उत्तरी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है? दक्षिण भारतीय संगीत का षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद स्वर उत्तर भारतीय संगीत के कोमल निषाद स्वर के समान है। जिस प्रकार उत्तर भारत का कोमल निषाद स्वर है उस प्रकार ही दक्षिण भारत का षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद स्वर है। षट श्रुतिक धैवत और कैशिक निषाद जो स्वर है ये दोनों एक ही स्वर है। ठीक है, इसका नाम अलग अलग है। जैसे एक आदमी का 2 नाम होता है वैसे ही एक स्वर का 2 नाम रखा गया है, षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद। इसके बाद अगला प्रश्न है, तबले में गट्टे होते हैं। तबले में गट्टे होते हैं 8 गट्टे। 8 गट्टे केवल दाहिने तबले पर होते हैं और बाएं तबले पर भी 8 गट्टे होते हैं, पर बाएं तबले पर सुविधा के अनुसार कम या ज़्यादा किया जाता है, पर दाहिने तबले पर 8 गट्टे ही होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य युग में किन श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना हुई है? मध्य युग में स्वरों की स्थापना हुई है अंतिम श्रुति पर। अंतिम श्रुति पर स्वरों की स्थापना हुई है मध्य युग में। अगला प्रश्न है, धनबड़ नगर का संबंध है। धनबड़ नगर का संबंध है अहोबल जी से। अहोबल जी से धनबड़ नगर का संबंध है, यानी कि धनबड़ नगर में अहोबल जी रहते थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है 1650 ईस्वी या 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल में 1650 ईस्वी में अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना की थी।
अगला प्रश्न है, थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को थाट रागों के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंधार स्वर किस श्रुति पर स्थापित था। प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित था क्रोधा श्रुति पर। क्रोधा श्रुति पर स्थापित था प्राचीन काल में गंधार स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, चार ताल का प्रयोग करते हैं। चार ताल जो खुले बोल की ताल है, इसका प्रयोग ध्रुपद गायन शैली के साथ किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली जो खुली गायन शैली है, इसके साथ खुले बोल का ताल प्रयोग किया जाता है, जो है चार ताल। तो ये हो गए आज के अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको मैंने पिछले हफ्ते में जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने आपको बताया है और आज रिवाइज करने के लिए इनको दोबारा बताया है। यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आप इनको कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए। और यदि आपको छोटे छोटे वीडियोस देखने हो तो मैं प्रतिदिन उन वीडियोस को बनाता हूं, 10 मिनट के वीडियोस को, तो आप उनको भी देख सकते हैं और रिवाइज के लिए इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आने वाले प्रत्येक रविवार को मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में जितने भी प्रश्न आपको बताता हूं वो रविवार को उन सभी प्रश्नों को एक बार पुनः रिवाइज कर दूं। ठीक है, यदि आपको कम समय में कम प्रश्नों को देखना है तो आप प्रतिदिन वाली वीडियोस को देख सकते हैं, और इकट्ठे देखना है तो आप इस तरह के वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों और आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मैंने जो मेहनत किया है वो आपको पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, और प्रतिदिन ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज से पहले की 414 वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें मैंने ऐसे ही 10-10 मिनट 9-9 मिनट की वीडियोस को बनाया है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण 20-20 प्रश्नों को बताया है। तो उन प्रश्नों को भी आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।